हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार अपने चैनल में पांचवें नक्शे सब सक्सेस पर आप लोगों का दोबारा स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट है उसका सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो पहले बना दिया था आप लोगों के लिए। अब हम इंट्रोडक्शन से थोड़ा आगे चलेंगे और इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम अब इसके जो टॉपिक है जो हमने पीछे इंट्रोडक्शन कर लिया था उसके आगे वाले हम पार्ट्स को करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना हम लोग को अब वो है आरंभिक राज्य। क्या है? आरंभिक राज्य। आरंभिक राज्य में हम पढ़ते हैं इसमें 16 महाजन पद। 16 महाजन पद। ठीक है, हम 16 महाजन पदों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन 16 महाजन पदों से पहले हम देखेंगे कि इस समय जो ये काल है, जो चैप्टर हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, शायद आपको मैंने बताया होगा कि 600 BCE से लेकर 600 BCE से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हम जब इसे शुरू करेंगे, इस चैप्टर को शुरू करेंगे और हम महाजन पदों को समझेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को रिमाइंड करवाते हैं पहले कि इससे पहले वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता को जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने उसमें 1900 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, अब हम 1900 ईस्वी पूर्व से आगे बढ़ेंगे और हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के बाद में 150 सालों के 1500 सालों तक लगभग क्या हुआ हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो 1500 सालों तक मैंने पढ़ाते समय आप लोगों को बताया था कि इन 1500 सालों में नए नए नगरों का विकास हुआ था। उसमें से गंगा घाटी, सिंधु घाटी, उधर कावेरी की तरफ, इधर नए नए नगरों का विकास हुआ था। उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसी समय जो लोग इधर बसे हुए थे, इन लोगों ने वेदों की रचना शुरू किया था। ठीक है, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया, उससे हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो 6वीं शताब्दी से पूर्व है, भारतीय इतिहास में हम पढ़ते हैं। अब इसमें भारतीय इतिहास में देखिए ध्यान से, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को मैं बता रहा हूं कि भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। ध्यान से सुनना, इसे समझना है पहले, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। हम पढ़ेंगे कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे इसको। ठीक है, देखिए 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व को हम महत्वपूर्ण काल क्यों मानते हैं। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कई सारे ऐसे काम हुए थे जिसके कारण हम 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व को महत्वपूर्ण काल मानते हैं। तो सबसे पहले हमने 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व को महत्वपूर्ण काल मानना है, तो इसको हम पहला देखते हैं, टॉपिक क्यों मानते हैं हम। तो लिखना हम लोगों को पहला क्या है, आरंभिक राज्यों का ध्यान रखना है कि हम भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण काल मानते हैं। उसका सबसे जो पहला रीजन है ये है कि इसी समय भारत में आरंभिक राज्यों का उदय हो रहा था। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में नए नए राज्यों का उद्भव हो रहा था, इसलिए हम इसे एक महत्वपूर्ण काल के रूप में याद करते हैं, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व को। पहला हो गया। दूसरा हम देखेंगे कि इसमें और दूसरा जो काम हो रहा था वो हो रहा था लोहे का उपयोग बढ़ रहा था, ये भी याद रखना है। दूसरा इसका पॉइंट है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में लोहे का उपयोग तेजी से बढ़ रहा था। और ये लोहे का उपयोग ज्यादा कहाँ हो रहा था,
गंगा घाटी में और कावेरी घाटी में। कहा? गंगा घाटी और कावेरी घाटी में, ये याद रखना है। तीसरा जो बदलाव हो रहा था वो हो रहा था तीसरा कि इस समय बौद्ध और जैन मतों का विकास। क्या याद रखना हमें? थर्ड याद रखना है कि इसी समय भारत में दो बड़े धर्मों का उदय हो रहा था, ये थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो ये 3 पॉइंट हो गया कि हमने 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के महत्वपूर्ण काल क्यों इतिहास में माना है। अगर हम अगला पॉइंट देखें इसमें तो ये है कि अगला जो हो रहा था काम इसमें, ये हो रहा था सिक्कों का प्रचलन या विकास। सिक्कों का प्रचलन या विकास, सिक्कों का विकास हो रहा था, प्रचलन हो रहा था इस समय 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, इसलिए भी हम इसे एक महत्वपूर्ण काल मानते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे कि और क्या हो रहा था इसमें। तो अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है मैं बता रहा हूं आप लोगों को, वो है क्या हो रहा था। 5वां जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट वो है महाजनपदों का विकास। महाजनपदों का विकास हो रहा था। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल हम मानते हैं। उसके पीछे मैंने 5 रीजन बताया आप लोगों को कि हम 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व को महत्वपूर्ण काल क्यों मानते हैं। उसमें है आरंभिक राज्यों का उद्भव या विकास, ठीक है, लोहे का प्रयोग बढ़ रहा था उस समय, बौद्ध और जैन मतों का तेजी से विकास हो रहा था, सिक्कों का प्रचलन या सिक्कों का विकास हो रहा था और महाजन पदों का विकास हो रहा था। ये जो मैंने 5 रीजन बताया आप लोगों को, ये 5 रीजन ही है ऐसे जिसके कारण हम भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व को सबसे महत्वपूर्ण कालों में से मानते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। हम इसके आगे बढ़ेंगे और हम आगे देखेंगे कि इसमें और क्या क्या नई नई चीजें हो रही थी, तो उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ टर्म्स इसमें कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताते चलूं, नहीं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे ये शब्द जो है। ठीक है, इसमें से है एक शब्द इसमें जो है ये है, देखिए क्या है ये, ओलिगार्की। क्या शब्द है ये है ओलिगार्की। ध्यान रखना है कि एक शब्द है इसमें ओलिगार्की। ये ओलिगार्की क्या है, आप लोग अभी कभी आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक को 12वीं क्लास के, उस एनसीईआरटी के बुक में ये शब्द आया हुआ है जिस ओलिगार्की। ठीक है, तो पूछ लेगा आप लोगों से कि ओलिगार्की क्या है, तो आपको ओलिगार्की के बारे में बताना होगा। देखिए ओलिगार्की होता क्या है। ओलिगार्की का मतलब होता है जहां, ओलिगार्की का मतलब है कि जहां पर सत्ता पुरुषों के एक समूह के द्वारा, जहां पर सत्ता एक पुरुषों के समूह के द्वारा चलाया जाता हो। ठीक है, ओलिगार्की पूछेगा। ओलिगार्की का मतलब होता है समूह शासन। क्या होता है? ओलिगार्की का मतलब होता है समूह शासन। तो आपको याद रखना है कि जहां भी ओलिगार्की पूछेगा तो बताना है कि जहां पर सत्ता पुरुषों के एक समूह के द्वारा चलाया जाता हो उसे हम ओलिगार्की कहते हैं। तो ओलिगार्की क्लियर हो गया बिल्कुल। अब ओलिगार्की के आगे हम देखते हैं कि और भी चीजें क्या हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ओलिगार्की के बाद कि 16 महाजन जो पद हैं, 16 महाजन पद, ये जो 16 जो है 16 महाजन पद। ठीक है, ये 16 महाजन पद का मतलब होता है कि उस समय 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास में, उसके बाद 16 जो भारत में
राज्यों का उदय हुआ उनको महाजनपद कहा गया। अब जनपद का मतलब क्या होता है, इस जनपद के शब्द का अर्थ मैंने पिछली वीडियो में बताया है इसी चैप्टर के, तो आप लोगों को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। और ध्यान रखें कि इस अगर टॉपिक को समझना जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इनको अगर समझना है तो इससे पहले वाला इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है वो देखना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन देखेंगे तो आपको चैप्टर का एक पूरा निचोड़ मिल जाएगा, वहीं से कि हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे और चैप्टर किसके बारे में बताएगा। तो वो अगर देखेंगे वीडियो, इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो ये वीडियो और अच्छी तरह से समझ में आपको आएगा। तो 16 महाजनपद, महाजनपद का मतलब मैंने आज पिछले वाले वीडियो में बताया है। देखिए आप लोग 16 महाजनपद, अब हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। अब ये 16 महाजनपद जो है, ये 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहां से मिलती है? देखिए 16 महाजनपदों की जानकारी हमें दो ग्रंथों से मिलती है, ठीक है। 16 महाजनपदों की अगर हम जानकारी देखें तो इसमें एक है बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, और दूसरा कौन सा है इसमें? एक हो गया बौद्ध ग्रंथ, एक हो गया जैन ग्रंथ, ठीक। ये दो ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। यहां से 16 महाजनपद, ठीक है। याद रखना है कि अगर हमें 16 महाजनपदों की जानकारी देखनी है कि शुरुआती कहां से मिलती है, तो 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से प्राप्त होती है। और बौद्ध ग्रंथ जो है वो कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ तो ये है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर। क्या याद रखना है कि 16 महाजनपदों की जानकारी जो हमें बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय, ठीक है। और जो जैन ग्रंथ है इसका नाम है, जो जैन ग्रंथ है जहां जानकारी मिलती है उस जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र, ठीक है। यहां से जो भगवती सूत्र है, ठीक है, ये भगवती जो सूत्र है, ये भगवती सूत्र है जैन ग्रंथ, और जो अंगुत्तर निकाय है यह है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, ये दोनों जो ग्रंथ है इनसे हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। इन दोनों ही ग्रंथों में कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद हैं, उनकी जानकारियां सेम टू सेम है। जो महाजनपद इसमें डिस्कस की गई है वही महाजनपद का नाम इसमें भी है, लेकिन सभी महाजनपदों के नाम एक जैसे दोनों में नहीं लिखे हुए हैं। कुछ जो प्रमुख महाजनपद है जैसे कौशल हो गया, गांधार हो गया, ठीक है, मगध हो गया, अवंती हो गया, वज्जी हो गया, इन सबों के नाम इन दोनों में एक जैसे ही मिलते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो थोड़े से डिफर है, अलग अलग नाम होते हैं, लिखने में थोड़े से अंतर है। तो अगर आप लोगों से पूछेगा कि शुरुआती जो आरंभिक महाजनपद है 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो आप बताएंगे कि बौद्ध ग्रंथों से और जैन ग्रंथों से। बौद्ध ग्रंथ जो है वो अंगुत्तर निकाय है, वहां से जानकारी मिलती है, और जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र है, वहां से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अपने ओलिगार्की पढ़ लिया, जहां पर लोगों का समूह शासन करता है उसे ओलिगार्की कहते हैं या समूह शासन कहते हैं। 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, तो हमने देखा कि 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो टॉपिक बताया वो टॉपिक था कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है। तो मैंने आप लोगों को 5 उसमें चीजें बताई कि उस समय आरंभिक राज्यों का विकास हो रहा था, लोहे का प्रचलन बढ़ रहा था तेजी से, ठीक है। उसमें जैन और बौद्ध ग्रंथ का, जैन और बौद्ध मत का तेजी से विकास हो रहा था, ठीक है। ऐसे मैंने आप लोगों को 5 पॉइंट्स बताए, इसे याद रखना है। और आप लोग अगर चाहें तो रोक करके वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मैं 16 महाजनपद बताने जा रहा हूं कि वो 16 महाजनपद कौन से थे, मैं बताऊंगा आप लोगों को कि वो 16 महाजनपद कौन से थे। उस 16 महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था, उसमें से दक्षिण भारत में एक महाजनपद केवल था, वो दक्षिण भारत में एक महाजनपद कौन सा था उसके बारे में, और इन महाजनपदों की राजधानियां कहां थी, और वो महाजनपद जो थे वो अभी भारतीय अभी परिदृश्य पर अगर हम देखें तो वो कहां इस समय लोकेटेड होते, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए 16 महाजनपदों की तरफ चलते हैं और उसके हम राजधानियों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए 16 महाजनपदों और उसकी राजधानियों को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा मैंने 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां और आधुनिक परिप्रेक्ष्य क्षेत्र। देखिए तो पहला जो महाजनपद था यह है महाजनपद कौशल। कौन सा है? कौशल। कौशल की जो राजधानी थी ये थी श्रावस्ती या फिर अयोध्या। कौशल की राजधानी कौन सी? श्रावस्ती या फिर अयोध्या। एक महत्वपूर्ण महाजनपद कौशल
कोसल की राजधानी श्रावस्ती या फिर अयोध्या। अगर श्रावस्ती और अयोध्या की बात करें तो आप सभी लोगों को पता होगा कि उस जो हमारा मगध क्या बोलते हैं इसका, अवध का जो प्रदेश है पूरा, वो अवध का प्रदेश इसमें शामिल हुआ करता था। आज का अवध, लखनऊ और अयोध्या तक के जो पूरा हिस्सा था ये कोसल महाजनपद में शामिल था। सेकंड देखते हैं, सेकंड है काशी। नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को, काशी। और काशी कहाँ है अभी आधुनिक भारत में देखें हम तो काशी है वाराणसी के आसपास जो है, बनारस में ही काशी है। और काशी की राजधानी हुआ करती थी वाराणसी उस समय। और तो आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है वहां बनारस आता है। बनारस एक भारतीय इतिहास क्या, अगर हम देखें कि भारतीय जो शास्त्र हैं उसमें भी बनारस और काशी का नाम काफी महत्वपूर्ण है। काशी को भोलेनाथ की नगरी माना जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी मृत्यु और काशी में होती है तो आप सीधा स्वर्ग जाते हैं, ऐसी कुछ मान्यताएं हैं। तो हम काशी के बारे में हमने अभी बात किया। काशी जिसकी राजधानी बनारस हुआ करती थी, ये दूसरा महाजनपद। तीसरे महाजनपद की अगर हम बात करें तो अंग के बारे में हम बात करते हैं। अंग जिसकी राजधानी थी चंपा। ठीक है, अंग चंपा जिसकी राजधानी थी। इसका अगर हम अभी आधुनिक क्षेत्र में देखें तो ये बिहार के भागलपुर और मुंगेर वाला हिस्सा था। बिहार के भागलपुर और मुंगेर वाला हिस्सा था अंग। शायद आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, तो महाभारत में जो ये अंग एरिया है, अंग के बारे में अगर हम देखें तो महाभारत में देखोगे आप लोग, तो महाभारत में जो कर्ण था, ठीक, कर्ण, जो ये कर्ण था, कर्ण को अंग का एरिया जो था वो राजा कर्ण के एरिया उसको दिया गया था। आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा। तो ये अंग हो गया। अंग की राजधानी चंपा थी। अगर आधुनिक समय में हम देखें तो भागलपुर और मुंगेर बिहार के जगह। इसके बाद आते हैं मगध, जो कि सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। मगध जो है, अगर हम आधुनिक समय में देखें तो मगध आधुनिक समय बिहार का गया, पटना और शाहाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, इस एरिया में फैला हुआ था ये। और इसकी राजधानी हुआ करती थी राजगाह या फिर राजगृह। देखिए, एक ही बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है राजगृह। देखिए, राजगृह, अगर इस शब्द का हम मतलब समझने की कोशिश करें कि राजगृह का मतलब क्या है, तो राजगृह का मतलब होता है क्या, राजाओं का घर। राजगृह का मतलब क्या है, राजाओं का घर। ठीक है, तो ये राजधानी थी इसकी, किसकी, मगध की राजधानी थी ये राजगृह, राजाओं का घर। ठीक है, मतलब यहाँ पर राजा ही रहते थे, इस तरह से इसका नाम रखा हुआ था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे इसके राजगृह और मगध से आगे। अगर हम मगध से आगे चले तो आता है अगला वजी। ठीक है, कौन सा आता है, वजी, जिसको कि हम वजी को गण और संघ भी कह सकते हैं। संघ, ठीक है, गण और संघ, मतलब कहने का कि वजी एक ऐसा जगह राज्य था, वजी, जहां पर लोगों का समूह शासन करता था, इसलिए इसको गण और संघ के नाम से भी जाना जाता था, जहां पर लोगों का समूह शासन करता था, वजी में। ठीक है, तो ये वजी एक महाजनपद है। और वजी के महाजनपद की जो राजधानी थी ये थी विदेह या फिर मिथिला। क्या, विदेह या फिर मिथिला। अब आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा कि विदेह और मिथिला जो है ये आधुनिक बिहार में है। कहां पर है, आधुनिक बिहार में। ये उत्तर और पूर्व बिहार का जो हिस्सा है, मिथिला और विदेह, ये इसकी राजधानी थी। आप मिथिला कहें या विदेह कहें, ये वजी की राजधानी हुआ करती थी उस समय। अगला हम देखते हैं, वजी के बाद है मल। ठीक है, कौन है, मल। और मल की राजधानी थी कुशीनगर या फिर पावा। कुशीनगर या फिर पावा। अब कुशीनगर के बारे में मैं बताऊं कि कुशीनगर कहाँ है आधुनिक समय में, तो आप सभी लोग पता होगा कि कुशीनगर आधुनिक समय में उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जो जगह है, जहां से हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम चीफ मिनिस्टर आते हैं। उस जगह का नाम क्या है, आप लोगों को पता होगा, गोरखपुर। तो गोरखपुर के आसपास का जो एरिया था उसे कुशीनगर, उस समय जो कुशीनगर था, आज भी कुशीनगर है, तो मतलब मल की जो राजधानी थी वो कुशीनगर या पावा, उस एरिया में ये सीमित था। इसके बाद आगे चलते हैं हम चेदी के बारे में बात करते हैं। चेदी, ठीक है, ये भी महाजनपद था चेदी, जिसकी राजधानी सुक्ति या सुक्तिमती थी। सुक्ति या सुक्तिमती। शायद आप लोगों को पता होगा कि महाभारत देखे होंगे, तो इसमें महाभारत में आता है जिक्र, किसका है वो, शिशुपाल का। किसका आता है, शिशुपाल का जिक्र आता है। तो ये जो शिशुपाल जो था वो चेदी का राजा हुआ करता था। इसकी राजधानी सुक्तिमती हुआ करती थी। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। इसका अगला जो है वो है
वत्स। क्या है? वत्स। वत्स महाजन पद है और इसकी राजधानी जो थी वो कौशाम्बी। क्या थी? कौशाम्बी। और कौशाम्बी जो इसकी राजधानी थी, अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद वाला हिस्सा, इलाहाबाद के आसपास का जो एरिया था ये था। ठीक है, तो कौशाम्बी हो गया, वत्स। इसके बाद आते हैं कुरु। ठीक है, कुरु। शायद आप लोगों को पता होगा कि महाभारत का जो जिक्र होता है, महाभारत जो आप लोगों ने देखा उसमें कुरु वंश का जिक्र होता है। ठीक है, तो कुरु एक महाजन पद हुआ करता था और कुरु की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। क्या थी? इंद्रप्रस्थ। आप महाभारत में देखेंगे तो पांचों पांडवों की राजधानी भी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, और ये एरिया कौन सा आधुनिक समय में? तो दिल्ली और मेरठ का एरिया। ठीक है, दिल्ली और मेरठ के एरिया। ये हो गया हमारा कुरु महाजन पद। अगला चलते हैं पंचाल। पंचाल। ठीक है, इसकी राजधानी थी उत्तरी, इसमें दो पंचाल था, उत्तरी और दक्षिणी। इसमें से एक राजधानी इसकी अगर हम बात करें तो ये थी अहिछत्र। क्या थी? अहिछत्र। अगर हम देखें कि ये जो हमारा पंचाल है, पंचाल की राजधानी थी क्या? अहिछत्र। और अहिछत्र का एरिया कौन सा है? बरेली। अभी जो उत्तर प्रदेश का बरेली जो शहर है, इसके आसपास के हिस्से इसकी राजधानी हुआ करती थी पंचाल की। अब आगे हम बढ़ते हैं, पंचाल का भी जिक्र आप लोगों ने महाभारत में पढ़ा होगा, पंचाली। ठीक है, यहां से आती थी पंचाली। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, इसके बाद सूरसेन। सूरसेन एक महाजन पद महत्वपूर्ण हुआ करता था जिसकी राजधानी थी मथुरा। सूरसेन जिसकी राजधानी थी मथुरा, और मथुरा आज भी आप लोगों को पता ही होगा उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा महत्वपूर्ण। इसके बाद हम चलते हैं आगे अस्मक की तरफ। अस्मक सबसे महत्वपूर्ण। अस्मक, अस्मक से क्वेश्चन बार बार बना करके पूछे जाते हैं, कई सारे इंपोर्टेंट पेपरों में आते रहते हैं। जितने बड़े बड़े बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें भी अस्मक के बारे में क्वेश्चन पूछ देता है। अस्मक जो है, ये अस्मक एक इकलौता एक ऐसा महाजन पद है जो दक्षिण भारत में था। अस्मक एक इकलौता महाजन पद है जो दक्षिण भारत में था। ठीक है, और अस्मक की जो राजधानी थी वो थी पोतन या फिर पोटिल। अस्मक की राजधानी पोतन या फिर पोटिल। ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था। एक ही महाजन पद है केवल जो कि दक्षिण भारत में स्थित था, अस्मक। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अवंती के पास। अवंती की राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, और उज्जैनी पता ही आप लोग कहाँ है? उज्जैन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश वाला हिस्सा। इसके बाद आते हैं हम अवंती के बाद गंधार। गंधार या कंधार, गंधार का भी जिक्र है महाभारत में, देखोगे आप लोग, गंधारी, शकुनी मामा। तो गंधार एक महत्वपूर्ण महाजन पद हुआ करता था जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। तक्षशिला भी आप लोगों को पता होगा, हमारे इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये। तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात, दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां पर कि हमारे पूर्वजों में से, हमारे एक महानतम पुरुषों में से जिनका नाम था चाणक्य इस विश्वविद्यालय में पढ़ाया करते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला अगर आधुनिक समय में देखूं मैं तो पेशावर और अफगानिस्तान वाला हिस्सा था, और तक्षशिला विश्वविद्यालय था। और यहाँ पर हमारे सबसे एक इतिहास में प्रख्यात नाम, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने एक बच्चे को बहुत बड़ा सम्राट बनाया। ठीक है, जिनका नाम क्या था? चाणक्य। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग गंधार। इसके बाद हमने अभी गंधार पढ़ लिया, और गंधार के बाद हम चलते हैं मत्स्य। ठीक है, मत्स्य की राजधानी जो थी वो थी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, और विराटनगर अगर हम आज अभी लोकेट करके देखें तो ये जयपुर, अलवर और भरतपुर, राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर का जो एरिया था ये था विराटनगर, जो कि मत्स्य की राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद आता है कंबोज। ठीक है, कौन सा आता है? कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक। इसका आधुनिक समय में अगर हम देखें तो कश्मीर और कुछ अफगानिस्तान के हिस्से इसमें शामिल था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 16 महाजन पद और इनकी राजधानियां, और आधुनिक समय में कौन से क्षेत्र होंगे मैंने आपको बड़े ही आसान शब्दों में बताया। अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। ये 16 महाजन पद हैं। आपकी किताब में 12वीं क्लास की जो हमारी किताब है 12th क्लास की, उसमें 16 महाजन पदों की बातें तो हैं, लेकिन इनकी राजधानियां और 16 महाजन पद नहीं लिखे हुए हैं। मैंने आपको अलग से लिख करके इसमें बता दिया है। आप लोग इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे 16 महाजन पद। और 16 महाजन पद के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 16 महाजन पदों के आगे अगर हम चले तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज और बताना था, मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसके अलावा और भी कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हो रहे थे।
देखिए अब हम देखें इसमें तो ये छठी शताब्दी जो है, छठी शताब्दी जो हमारा, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जो है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसके अलावा भी क्या महत्वपूर्ण कार्य हो रहे थे। तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के महत्वपूर्ण कार्य मैंने कई सारे गिनती कराए, उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज और भी था। इस समय संस्कृत में, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र नाम की किताबें भी लिखनी शुरू कर दिया था। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ब्राह्मण लोगों ने भारत में धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नाम की किताबें की रचना करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ये महत्वपूर्ण और काम हुआ। ठीक है, तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नाम की किताबों की रचना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना आप लोगों को, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नाम की जो किताबें हैं इसकी रचना कब शुरू की गई। ठीक है, ठीक, तो यहां तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम आगे जो पढ़ेंगे उसमें कि 16 महाजन पदों में मगध, 16 महाजन पदों में प्रथम मगध। आप लोग 12वीं क्लास की किताब अगर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ टॉपिक है इसमें कि 16 महाजन पदों में प्रथम मगध। ठीक, 16 महाजन पदों में प्रथम मगध, ये याद रखना है। ठीक है, 16 महाजन पदों में प्रथम मगध। ठीक है, अब हमें जानना यह है कि जो हमने 16 महाजन पद पढ़ा, इस 16 महाजन पदों के बारे में हमें विस्तार रूप से जानकारी तो किताब में नहीं पढ़ना हमें 12वीं क्लास के खासतौर से बच्चों को, लेकिन 16 महाजन पदों में प्रथम जो था ये था मगध। मगध के बारे में अवश्य पढ़ना है। 16 महाजन पदों में प्रथम मगध, और मगध के बारे में पढ़ना है कि 16 महाजन पदों में ही मगध जो था इतना ताकतवर क्यों था। 16 महाजन पदों में मगध जो था वो इतना ताकतवर क्यों था। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि 16 महाजन पदों में मगध जो था ये इतना शक्तिशाली क्यों था। तो याद रखना है कि 16 महाजन पदों में देखिए छठी से चौथी ईस्वी पूर्व, याद रखना है कि छठी से चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इन 16 महाजन पदों में मगध सबसे ताकतवर बन गया। ठीक है, छठी से चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व आते आते जो मगध है ये सबसे ताकतवर बन गया, और मगध के ताकतवर बनने के पीछे क्या कारण थे ये हम जानेंगे अब। ठीक है, तो छठी शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच में, ठीक है, मगध जो था ये ताकतवर क्यों बन गया इसके बारे में जानना है। ठीक है, देखिए मगध के सबसे मगध के सबसे शक्तिशाली या ताकतवर बनने के कारण जानना है। मगध के सबसे शक्तिशाली या ताकतवर बनने के कारण क्या था इसके बारे में जानना है कि छठी से लेकर के चौथी शताब्दी से पूर्व आते आते मगध इतना शक्तिशाली या ताकतवर क्यों बन गया। तो मगध के शक्तिशाली बनने के कारणों को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण मगध जो था ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मगध शक्तिशाली बना तो उसके सबसे जो पहला रीजन था ये था उपजाऊ भूमि।
क्या था, उपजाऊ भूमि। ये सबसे पहला जो कारण था मगध का शक्तिशाली बनने का, ये था उपजाऊ भूमि के कारण। मगध जो है, आप मैंने अभी बताया आप लोगों को, मगध था पटना, गया, ठीक है, शाहाबाद भागलपुर के जो एरिया था, इस एरिया में ये मगध था। और मगध की जो स्थिति है, जो खासतौर से इसकी राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र पुत्र, या फिर उससे पहले पाटलिपुत्र से पहले राजगिरी। देखिए मगध जो है, देखेंगे आप लोग तो बिहार को बीचों बीच से, अगर हम बिहार का देखें ध्यान से, मैं एक मैप के द्वारा बताने की कोशिश करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखेंगे आप लोग तो बिहार का कुछ मैप जो है, वो मैप कुछ बिहार का, ठीक है, इस प्रकार के बिहार का कुछ मैप है। आप लोग अगर बिहार के मैप के बारे में देखेंगे तो ऐसा बना हुआ है, ठीक है। और बिहार के मैप में अगर हम देखेंगे तो इस तरह से बीचों बीच से जो है ये गंगा नदी जाती है। कौन सी नदी है ये है गंगा, ठीक है। गंगा नदी इसके बीचों बीच से जाती है बिहार के, ठीक। ये बिहार के एंट्री पॉइंट है, जहां पर बिहार में गंगा बिहार में जहां एंट्री करती है, मतलब घुसती है बिहार में, उस जगह का नाम है चौसा, चौसा, ठीक है। चौसा या फिर इसके बगल में बक्सर है। बक्सर और चौसा के पास गंगा जो है उत्तर प्रदेश को छोड़ते हुए बिहार में एंट्री करती है। और आप देखेंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो बिहार का जो पहला शहर जो आप लोगों को पड़ेगा, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट शहर, यहाँ पर बक्सर है, फिर यहाँ पर आरा, और यहाँ पर हमारा पाटलिपुत्र है। और पाटलिपुत्र मगध की राजधानी हुआ करती थी बाद में। ताकतवर क्यों बना? क्योंकि आप लोग देखेंगे तो पाटलिपुत्र जो है, ये पटना जो है, ठीक है, याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ पटना। ये पटना जो है, पटना के पास में, इससे थोड़ा सा पहले एक यहाँ मध्य प्रदेश से निकलते हुए नदी आती है। कहां से आती है? मध्य प्रदेश से। और इस नदी का नाम है सोन नदी, सोन, ठीक है, सोन नदी आती है। और सोन नदी इस तरह से बिहार में काटते हुए आकर के एक जगह है आरा के पास में कोइलवर, कोइलवर में गंगा में मिल जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें पटना के दूसरी तरफ का, तो जस्ट पटना के पास ही आकर के इधर से एक नदी नेपाल की तरफ से आती है और आकर के गंगा में मिल जाती है, जिसका नाम है गंडक, ठीक है, गंडक, ठीक। तो ये दोनों तरफ से ये दो नदियां हैं, ठीक है। पटना की राजधानी ये हुआ करती थी। तो मतलब मैं ये बताना चाहता हूं, पटना के पास में एक नदी और इधर से आकर के मिलती है, जिसका नाम है पुनपुन, ठीक है, पुनपुन। तो मैं ये बताना ये चाह रहा था कि जो ये एरिया था, जगह था, जो पटना के जो राजधानी हुआ करता था मगध का, उसके आसपास के एरिया, ये नदियों के का क्षारीय मिट्टी से भरा हुआ था। जो नदियां अपने बाढ़ में या पानी की द्वारा जो मिट्टी बहा करके लाती है और आसपास के एरिया में जो फैलाती है मिट्टी, ये जो हमारी एक क्षारीय मिट्टी जो कहलाती है, ठीक है, ये दोमट मिट्टी, जो कि बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। और जिसके कारण मगध के पास में काफी उपजाऊ भूमि था, और उपजाऊ भूमि होने के कारण मगध के पास में कर कहां से आएगा? जब भी कोई फसल उगती थी, उस फसल से राजा कर लगाता था, और राजा कर लगा करके जो पैसा वहां से इकट्ठा करता था, तो इसके खजाने में बहुत सारे पैसे होते थे। और पैसे जिस राजा के पास में ज्यादा होगा, वो राजा ताकतवर होगा, क्योंकि पैसे से सारी सुविधाएं उसको मिलती थी। तो पटना के मगध के पास में उपजाऊ भूमि होने के कारण इनके पास में बहुत सारे पैसे थे, और पैसे का ताकतवर बना। तो ये रीजन था मगध के भूमि के उपजाऊ होने का और ताकतवर होने का। तो पहला रीजन पता चला आप लोग को कि मगध क्यों इतना ताकतवर था, ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है ये है जंगलों में हाथियों, जंगलों में हाथियों की उपलब्धता। जंगलों में हाथियों की उपलब्धता, ठीक है। देखिए दूसरा जो रीजन था, सेकेंड जो रीजन है मगध के ताकतवर होने का, यह है जंगलों में हाथियों की उपलब्धता। बिहार का जो एरिया था ये पूरा, उसमें जंगलों में, इन जंगलों में हाथियां बहुत मिला करती थी। और पहले आप लोगों को याद होगा कि सेना को ताकतवर बनाने के लिए दो चीजों का महत्वपूर्ण हाथ था, उसमें घोड़े और हाथियां, ठीक है। तो मगध की सेना में हाथियां बहुत सारी थी, क्योंकि जंगलों से हाथियां आसानी से यहाँ पे मिल जाती थी, जिसके कारण मगध तेजी से ताकतवर होता चला गया, हाथियों के मिलने के कारण और हाथियों की सेना में होने के कारण। अब लोग पढ़ेंगे आगे, मैं पढ़ाऊंगा जब मौर्य वंश के बारे में, तो मैं बताऊंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार से सेल्यूकस निकेटर वगैरह को
कितने सारे हाथियां उसने दान में दिया था या फिर गिफ्ट में। थर्ड हम देखेंगे तो इसका मगध के पहला था इसका ताकतवर होने का उपजाऊ भूमि, दूसरा है जंगलों से हाथियों का मिल जाना, और अगला है लोहे की खदानें। लोहे की खदान। आप सभी लोगों को पता होगा कि, और अभी भी आप लोगों को पता होगा कि बिहार का जो एरिया है यहाँ पर लोहा काफी भारी मात्रा में था। अब बिहार से एक जगह है झारखंड जो अलग हो गया है 2000 में, झारखंड में बड़े बड़े लोहे के खदान हैं। आप लोगों को शायद पता होगा टाटा, बोकारो, ठीक है, झरिया वगैरह जो एरिया है जहाँ पर कोयले और लोहे की खदानें ज्यादा है, यहाँ पर पहले से ही मिलती थी, बिहार का हिस्सा था ये। तो लोहा मगध के राजाओं के पास आसानी से मिल जाता था और लोहे से हथियार बनाना काफी आसान होता था, और हथियार जो होता था वो मजबूत होता था, और सेना को इस हथियारों से अपनी लड़ाइयों को विजय करने में काफी आसानी होती थी, जिसके कारण ये मगध ताकतवर बनता चला गया। तो ये तीसरा कारण है लोहे की खदान होना। और चौथा अगर हम देखें तो चौथे कारण में अगर हम देखेंगे तो फोर्थ जो है ये है नदियों से आवागमन सुलभ। ठीक है, ये याद रखना है, नदियों से आवागमन सुलभ। हम देखते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि मगध कहाँ है। मगध कई सारी नदियों के बीच में था। एक तरफ से गंडक, गंगा, सोन, पुनपुन, ये नदियां थी सारी। इन नदियों से व्यापार करने के लिए व्यापारी आसानी से आ और जा सकते थे, और व्यापार करने के कारण इनके पास में पैसा बहुत सारा आता था। ठीक है, आना जाना भी आसान था, जिसके कारण मगध तेजी से ताकतवर होता चला गया। तो ये चार रीजन पता चला आप लोगों को: उपजाऊ भूमि, जंगलों में हाथियों की उपलब्धता, लोहे की खदानें, नदियों से आवागमन सुलभ। ठीक है, और इसके बाद में एक और जो सबसे महत्वपूर्ण जो था ये था योग्य तथा महत्वपूर्ण शासक। योग्य तथा ताकतवर शासक। ध्यान रखना है कि ये जो पांचवा पॉइंट है ये है जो हमारा जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ है वो कहता है कि मगध ताकतवर बना है, इसके पीछे यहाँ पर योग्य तथा ताकतवर राजाओं का भी हाथ था। आप सभी लोगों को पता होगा कि मगध पर शासन करने वाले राजाओं में बिंबिसार और अजात शत्रु जैसे शासक हुए हैं, और ये काफी ताकतवर शासक थे, अजात और शत्रु और बिंबिसार। ठीक है, जो कि हर्यक वंश के शासक हुआ करते थे। इनकी ताकत और इनकी बुद्धिमत्ता के कारण भी ये राज्य जो था वो ताकतवर होता चला गया था। तो योग्य तथा ताकतवर शासकों के कारण भी मगध इतना ताकतवर और मजबूत हुआ। इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है वो है सुरक्षित राजधानियां। सुरक्षित राजधानी, ठीक है, याद रखना है क्या, सुरक्षित राजधानी। ठीक है, मगध हमने पढ़ा है, मगध की जो राजधानी राजगिरी हुआ करती थी, नदियों और पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इस पर हमला करके इसे जीतना इतना आसान नहीं था, इसलिए भी मगध इतना ताकतवर होता चला गया। ठीक है, तो मगध जो था ये 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इतना ताकतवर क्यों हो गया, इसके ताकतवर होने के मैंने सारे ये कारण आप लोगों को बता दिए। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपदों में मगध एक ताकतवर महाजनपद कैसे था और कैसे बन गया, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना होगा कि महाजनपद जो था ये किस प्रकार से इतना ताकतवर बनता चला गया। ठीक है, तो हमने देखा अभी इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इन बिंदुओं में हमने अभी पढ़ा कि किस प्रकार से मगध 16 महाजनपद कैसे इनका उदय हुआ, कब उदय हुआ, इनकी राजधानियां कौन सी थी, आज के जो क्षेत्र है वो कौन से हैं, मगध क्यों इतना ताकतवर होता चला गया, ये सारे हमने पॉइंट्स पढ़ लिए हैं अभी। अब जब इसके हम अगले पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि आप लोगों के जो सिलेबस में और किताब में जो है एक आरंभिक साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, और अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो आरंभिक साम्राज्य, जिसमें हम अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजाओं को हरा करके एक ताकतवर राज्य की स्थापना किया, और किस प्रकार से अशोका, उसका जो कि पुत्र था, पूरे भारत, ईरान, अफगानिस्तान तक शासन करता
था। अभी के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी एक ताकतवर साम्राज्य के बारे में, जिसे हम अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।